together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM, पेश है गिलोरिया। आदाब सामीन, मैं हूं अबरार अहमद। पेश खिदमत है शहादत हसन मंटू का अफसाना तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। इधर का मालूम नहीं, लेकिन उधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चामागोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, इससे जब उसकी एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तूड़ों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज़ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदारों सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। इनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वकू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे।
यही वजह है कि पागल खाने में सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस मकसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और भी ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने इसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं तो इसी दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब इसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिल मिल कर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि वो इसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग के एक ख़ास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दावेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चनाचा उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो इसको नहीं भूलता था। चुनाचा वो इन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बरा न करे, इसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि इसका ख्याल था कि अमृतसर में इसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। इनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो इनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब इनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या इन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त इसकी ज़ुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ऊपर दी गड़गड़ दी अनिक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आफ्ती लालटेन। दिन को सोता था न रात को। पहरेदार का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं। अलबत्ता कभी कभार किसी दीवार के साथ टेक लगा लिया करता था। हर वक्त खड़ा रहने की वजह से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई इससे पूछता था कि इसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था, ऊपर दी गिड़गिड़ दी उन्निक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल दी आफ्ती पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में आफ्ती पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह आफ्ती टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए।
यह सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाएंगे। इस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी बायस इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेज़रर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुताल्लिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में इसकी कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। सामीन, अफसाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे रतन सिंह की। रतन सिंह जिला सियालकोट में पैदा हुए, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली चले आए और कुछ अरसा लखनऊ में रहे। उनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 में शाये हुई। 1969 में उनके अफसानों का पहला मजमुआ पहली आवाज़ मंज़िर आम पर आया। उसके बाद उनके कई अफसानवी मजमुए शाये हुए, जिनमें पिंजरे का आदमी, मानक मोती और काठ का घोड़ा शामिल हैं। सुबह की परी बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू में बाज़ पंजाबी अफसानों और नावलों के तर्जुमे भी किए। रतन सिंह का ताल्लुक़ भी अदीबों की उस नस्ल से है जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ ज़हनी और नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं, और ये वाबस्तगी उनकी तहरीरों में नुमाया है। दोस्तों, ये थे रतन सिंह और उनके अदबी कारनामे। इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। मैं हूं अबरार अहमद और मैं आज आपको सुना रहा हूं शहादत हसन मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह। इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में इसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और इसकी खैरो आफियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। इसका नाम बिशन सिंह था, मगर इसे टोबा टेक सिंह कहते थे। इसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब इसके अजीज़ व क़ारिब इससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप ही पता चल जाता था। चुनाचा वो दफ़ादार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। इस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता। वो इससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता, या कभी कभार ऊपर दी गिड़ दी 19 दी बेध्याना दी मूंग दी दाल दी आफ्ती लालटेन कह देता।
उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह इसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, अब जवान हो गई है तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ें भी बंद हो गई थी जो उसे इनकी आमद की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर इनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि इसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब आदत कहका लगाया और कहा, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो इस पर बरस पड़ा, ऊपर दी गिड़ दी उन्निक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल दी आप वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी ज़रूर सुनते। बदले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने इसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने इसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई है। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विद्यावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजल दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंस जो वो छोड़ के गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी की कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन के होके ही मर गए। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडू की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजल दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। फजल दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गिड़ दी उन्निक्स दी बेध्याना दी मंग दी आफ्ती पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आफ दे दुर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुआफिस दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमरा थे। वागा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म हुई। उसके बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था।
बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजीमंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरोगुल अलग था, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि इनकी समझ में नहीं आता था कि इन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमान और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वागा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गिड़ दी 19 दी बेध्याना दी मूंग दी दाल दी आफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसे ज़बरदस्ती दूसरी जानिब ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूझी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेज़रर था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती न की गई। उसे वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत व सामत बिशन सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े हुए आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। सामीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सुन रहे थे गिलोरियां, रेडियो मानो 90.0 FM के अफसाने। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।